वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में जो डीपीसी संपन्न हुई है, विशेषकर बड़ी संख्या में 10,000 से भी ज़्यादा जो वरिष्ठ अध्यापक है वो लेक्चरर के पद पे प्रमोट हुए। अब इनमें कई साथियों के साथ में कुछ जो समस्या आ रही है कि कई लोगों का एक से अधिक विषय में प्रमोशन हुआ है, और जबकि कुछ साथी है जिस विषय में प्रमोशन चाहते थे उसका नहीं होकर के किसी दूसरे विषय में हुआ है, तो उस समय अगर वो फोरगो करते हैं तो उसका क्या नफ़ा नुकसान होगा, उसका क्या प्रभाव आगामी डीपीसी या पदोन्नति पे पड़ेगा, वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अन्य क्या नियम या वित्त विभाग का एक मैं आपको आदेश भी बता दूंगा कि फोरगो करने पर जो भी आपके अगर एमएससीपी फोरगो करते हैं तो आप वित्त विभाग के स्पष्टीकरण जो आया था 23 अगस्त 2024 को, जिसमें अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई कार्मिक है एससीपी एमएससीपी के समय या जैसे प्रमोशन होता है और अगर वो परित्याग करता है, पदोन्नति परित्याग करने पर एससीपी एमएससीपी यानी जो भी वित्तीय उन्नयन होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूरे नफा नुकसान फोरगो के मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। फिर भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कृपया जो भी विभागीय नियम है, आरएसआर है, इन सब का अध्ययन करें और जो भी लेटेस्ट आदेश है उसकी पालना करें। मेरा प्रयास आपको सूचित करना, सूचना देना है और कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं, जिसमें सबसे पहले जो सामान्य बातें इससे फोरगो से संबंधित है कि जैसे अभी बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग में पदोन्नति कर डीपीसी का आदेश जारी हुए हैं और इनका पदस्थापन भी यथाशीघ्र होने वाला है। और इस संबंध में कई कार्मिक है जिनका पदोन्नति है वो डबल विषय में हुई, उनके लिए एक तो दुविधा है। मैं आपको उदाहरण भी बता दूंगा इनकी क्या नुकसान हो रहा है। तो पदोन्नति से फोरगो करने पर आगे की वरिष्ठता में और आर्थिक रूप से नुकसान होता है, अतः सोच समझ कर ही आप पदोन्नति का फोरगो करें। अब फोरगो करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, क्या होगा। तो पहली बात तो अगर पूर्व में एसीपी जो स्वीकृत की जा चुकी है, जैसे मान लो आप वरिष्ठ अध्यापक लगे थे और आपके 9 साल से ज़्यादा की सर्विस है और आपके जैसे 10-12 साल की सर्विस है और अब आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आपको एसीपी है वो पहले से मिल चुकी है 9 साल की, या उसके बाद में क्या होगा, चयन तिथि से पूर्व की है, वह निरस्त नहीं होगी। आपका जो भी मान लो चयन जो हो रहा है अभी, जैसे आपकी 10 साल या 12 साल की सेवा में अब आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो जो भी एसीपी आपको मिल चुकी है वो निरस्त नहीं होगी, और पदोन्नति पर चयन तिथि या उसके बाद स्वीकृत जो एसीपी एमएसीपी है वो निरस्त हो जाएगी और वो वसूल होगी। एक तो ये है, इसको मैं आपको उदाहरण सहित आगे बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा, पदोन्नति को फोरगो करने से ड्यू एसीपी या एमएसीपी पुनः पदोन्नति पर ज्वाइन करने के बाद, मान लो आपने पदोन्नति को फोरगो किया, तो अब जैसे मान लो वरिष्ठ अध्यापक आपको एक पदोन्नति मिल गई, आप L11 से L12 में जो भी लेक्चरर पद उस पर आ गए, उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन होता है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तब क्या होगा कि जो नेक्स्ट एसीपी आपकी जो होगी या एमएसीपी जो भी होगी, वो जैसे नियमानुसार 9 से 18 के बाद में होनी चाहिए या 10 के बीच बाद में, जो सारा 10-20 का तो 18 कर दिया, 9-18 कर दिया, तो वो उसमें आपके क्या फ़र्क पड़ेगा। एक तो ड्यू डेट जिस तारीख से ड्यू होगी वो उसमें, और फोरगो की अवधि जितनी आपकी है वो जुड़ जाएगी, यानी आपकी जो एसीपी एमएसीपी है वो आपकी डिले हो जाएगी, वो आपको बाद में मिलेगी, और लगभग एवरेज 3 साल तक का नुकसान हो सकता है। वो मैं आगे आपको एक उदाहरण सहित बताऊंगा। इसके अलावा यदि फोरगो करने का निर्णय कर लिया है तो उचित माध्यम से आपको फोरगो की सूचना है वो पदोन्नति आदेश जारी करने वाले जो भी कार्यालय है जहाँ से भी आपकी डीपीसी उनको भी देना जरूरी है, और वहाँ से फोरगो की स्वीकृति आदेश निकलेगा और फिर 2 डीपीसी के बाद में आपका नाम है पुनः पदोन्नति सूची में आ जाएगा, यानी 2 आगामी डीपीसी तक आपका नाम उसमें नहीं आएगा पदोन्नति में, तो आपको ये नुकसान होगा कि आगामी 2 डीपीसी में आपका नाम वो रह जाएगा। और यदि कोई कार्मिक फोरगो करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फोरगो करने वाले जो कार्मिक है उसकी एंट्री है वो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, जो भी डीडीओ वगैरह जहाँ भी वो कार्यरत है, उनकी सर्विस बुक में लाल से इसे करना अनिवार्य है। तो ये तो कुछ सामान्य बातें थी। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक तो वित्त विभाग का जो आदेश बताऊंगा जिसमें ये क्लियर दिया हुआ है कि इसका एसीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ एक राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से एक पूरा एक लेटर टाइप से जारी हुआ है जिसमें फोरगो प्रमोशन है वो फोरगो नफा नुकसान के बारे में पूरा विश्लेषण किया गया। ये श्री महेंद्र पांडे जी और विपिन प्रकाश शर्मा जी, इनके साइन से ये जो जारी हुआ है, इसमें भी काफ़ी हद तक आपकी सारी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, जिसमें ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग में व्याख्याता पदों पे 2021-22 और 22-23 की डीपीसी हाल में संपन्न हुई है, और पदोन्नति के बाद काउंसलिंग में सुविधाजनक स्थान नहीं मिलने के कारण कई लोगों को अगर मान लो आप वैकेंट पोस्ट देखना चाहें, आपको कहाँ का वैकेंट है और आपके पास में वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो कई लोग फोरगो करने की प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं क्योंकि उनको आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, एसीपी वगैरह पहले मिल चुकी है,
तो ऐसी स्थिति में उनको क्या नफ़ा नुकसान होगा उसका इसमें सारा विश्लेषण दिया हुआ है। और अगर वैकेंट पोस्ट आप कहाँ वैकेंट है वो देखना चाहें तो मैंने कल ही वीडियो इसको अपलोड किया, तो वो आप जरूर देखें। अब इसमें संगठन का आकलन है कि फोरगो से ट्रांसफर नहीं होने तक अपने घर में बने रहने का नफ़ा है, लेकिन वित्तीय और प्रमोशन दोनों स्तर पर नुकसान होगा। अब मान लो जैसे फोरगो करने से क्या होगा कि आप ट्रांसफ़र से बच जाएंगे, यानी आपको अपनी स्थान यथास्थान जहाँ है वहाँ आपको रहना पड़ेगा, यानी वहाँ से आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप प्रमोशन लेंगे तो आपको नए सिरे से पोस्टिंग होगी तो आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो ये तो आपके नुकसान होगा। यानी फ़ायदा ये रहेगा कि आप अगर फोरगो करते हैं तो आप यथास्थान बने रहेंगे, लेकिन वित्तीय और प्रमोशन जो भी है वो क्या नुकसान होंगे, तो उसका प्रभाव है आगामी 2 पदोन्नति पे पड़ेगा। तो इसके संबंध में एक तो है कि कार्मिक विभाग का एक परिपत्र जारी किया हुआ है पहले से 4/6/2008 का नियम 10.3 के तहत प्रमोशन फोरगो करने पर आगामी 2 चयन वर्ष बाद प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। यानी आगामी जो 2 डीपीसी होगी, जैसे मान लो अभी आप जैसे 22-23 में अगर आपकी हुई और उसमें आप फोरगो करते हैं तो 23-24 और 24-25 की 2 डीपीसी के बाद ही आपको प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। तो आपका एक तो नुकसान ये हो जाएगा कि आप प्रमोशन के लिए आगामी 2 जो भी चयन वर्ष है उसमें आप अपात्र हो जाएंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो समस्या में आ रही है, इसमें उदाहरण भी दिया हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ऐसे कई साथी हैं जिनका एक साइंस के विषय में जैसे एमएससी मैथ्स में किया हुआ है उसमें भी प्रमोशन हो रहा है, और मान लो आर्ट्स में भी हुआ है, या आर्ट्स में भी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में भी उन्होंने एमए कर रखी है। अब उनका कईयों का नाम डीपीसी में दोनों में विषय में आया है, कई साथियों का नाम, जैसे एक मेरे साथी है जिनका मैथ्स में एमएससीपी में इनका डीपीसी में नाम आया है, लेकिन इनका जो भी दूसरा विषय है वो पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है और वो उसमें जाना चाहते हैं लेकिन उसमें नाम नहीं आया है। अब वो आर्ट्स के विषय में एमए मतलब लेक्चरर बनना चाहते हैं लेकिन उसमें नाम नहीं आया डीपीसी में, और मैथ्स में वो जाना नहीं चाहते, तो उनको फोरगो का ऑप्शन करना पड़ेगा। तो फोरगो में क्या समस्या रहेगी, या आर्ट्स के विषय में उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है या क्या है, तो उसके संबंध में कि फोरगो पद का होता है, विषय का नहीं। अब जैसे आप फोरगो करेंगे, आपका 2 विषय में अगर चयन हुआ है और आपका चयन जैसे साइंस में हुआ है और आप उसको फोरगो करते हो तो आपके साथ जो आर्ट्स का वाला विषय है वो भी आपके फोरगो हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि फोरगो पद का होता है, विषय का नहीं। जैसे रसायन विज्ञान और भूगोल, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पीजी करने वाले वरिष्ठ अध्यापक अगर रसायन विज्ञान में फोरगो करते हैं तो आगामी 2 वर्ष बाद ही रसायन विज्ञान और भूगोल दोनों में वो पात्र होंगे या उनकी पदोन्नति है वो दोनों में मिलेगी। यानी एक विषय में भी अगर आप फोरगो करते हैं, आपका चयन अगर मान लो रसायन में हो गया और आप भूगोल में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका रसायन में नाम आ गया और आप उसको फोरगो करते हैं तो आपका भूगोल वाला भी है वो भी फोरगो हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका पद का जो प्रमोशन हुआ है, विषय का नहीं। और इस संबंध में संगठन द्वारा जैसे इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको पास में ऑप्शन नहीं होता कि आप सब्जेक्ट का दें, जैसे इसमें लेके वरिष्ठ अध्यापक द्वारा ऑप्शन नहीं दिया जा सकता कि मेरी पदोन्नति भूगोल में ही की जाए। अगर आपके भूगोल में भी आप पात्र है और रसायन विज्ञान में पात्र है और आपकी डीपीसी रसायन विज्ञान में हो गई, केमिस्ट्री में हो गई, और आप चाहते हैं कि मैं भूगोल में व्याख्याता बनूँ, रसायन छात्र में जाना नहीं चाहता केमिस्ट्री में, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता। यानी आप चॉइस नहीं दे सकते कि मुझे भूगोल में ही पदोन्नति किया जाए। और संगठन का प्रयास है कि फोरगो पद का नहीं, विषय का माना जाए। अगर विषय का माना जाएगा तो आपके एक विषय में आपके जैसे केमिस्ट्री में आप फोरगो करते हैं तो केमिस्ट्री में हो जाएगा, भूगोल में आपकी जो सीनियरिटी है वो बनी रहेगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। संगठन का प्रयास है और एक विषय में फोरगो करने पर अगले वर्ष दूसरे विषय में प्रमोशन दिया जाए, ये संगठन की मांग है। लेकिन अभी तक जो नियम है उसके अनुसार आप पद का फोरगो करेंगे तो दोनों पद है वो या दोनों विषय है वो चले जाएंगे। इसके अलावा 2 या 3 विषय में पीजी शिक्षकों को अपनी रुचि के व्याख्याता पद पर पदोन्नति लेने का अवसर मिल सके, ये भी प्रयास होना चाहिए और ये होना भी चाहिए, लेकिन ये डिमांड है, अभी नियम नहीं है। दूसरा, अन्यथा एक विषय में व्याख्याता बनने के बाद 2 अन्य विषय की पीजी का लाभ छात्र को नहीं मिल पाता। यानी जो भी शिक्षक साथी हैं, अगर उनके पीजी भले ही 3 विषय में हो, लेकिन एक विषय में अगर वो व्याख्याता बन गए किसी भी विषय में और बाद में चाहें कि वो दूसरे विषय में व्याख्याता बने, उस विषय को छोड़ना चाहें, जैसे मान लो केमिस्ट्री में और भूगोल में, हिस्ट्री में इन्होंने 3 जगह एमए की हुई है, इनका केमिस्ट्री में सिलेक्शन हो जाता है सिलेक्शन और वो बाद में चाहते हैं कि वो भूगोल में व्याख्याता बनना चाहें, तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए भी संगठन है वो प्रयास कर रहा है। अब फोरगो करने पे एसीपी एमएसीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो वित्तीय नुकसान वगैरह है उसका आप आकलन करेंगे तो वो एसीपी या वर्तमान में एमएसीपी है उसी के आधार पर होगा। तो वित्त विभाग का जो भी नोटिफिकेशन है 2008 और 31 दिसंबर 2009 के नियम 18 और भी जो 2017 का नियम है वित्त विभाग का वगैरह, और एमएसीपी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो 6 अक्टूबर 2023 है, उसके अनुसार एसीपी या एमएसीपी स्वीकृति के बाद पदोन्नति होती है। तो फोरगो करने से पूर्व में मिला हुआ कोई भी एसीपी या एमएसीपी रिकवर नहीं होता। यानी अभी जैसे प्रमोशन हुआ है उससे पहले आपको एसीपी
मिल चुकी है, यानी एसीपी की स्वीकृति के बाद पदोन्नति होती है। यानी जैसे आपका 9 साल के बाद 10 साल की अगर सर्विस होगी और आपको 9 साल का बेनिफिट मिल गया और अब आपकी डीपीसी होती है, तो आपको जो 9 साल का बेनिफिट मिलेगा उसमें आपकी रिकवरी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि आपकी 9 साल की सर्विस हो चुकी है और आपको एसीपी मिलनी थी और वो मिल चुकी है। अब आपका 10-12 साल बाद में यानी सर्विस के बाद में आपकी पदोन्नति होती है और आप फॉरगो करते हैं, तो जो एसीपी मिली हुई है उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी कोई रिकवरी नहीं होगी। लेकिन वित्त विभाग के इन्हीं नियमों के अनुसार, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्त विभाग के इन्हीं नियमों के अनुसार आगामी मिलने वाली एसीपी या एमएसीपी, जैसे मान लो 9 के बाद में 18 को आपको मिलनी थी, वो नियमानुसार आपकी 18 साल की सर्विस बाद में मिलनी चाहिए, लेकिन आपने अगर एसीपी ये फॉरगो किया है प्रमोशन, तो पदोन्नति पर ज्वाइन करने की तिथि तक स्थगित रहता है। तो जब तक आप पदोन्नति पद पर ज्वाइन नहीं करेंगे, जो भी पदोन्नति पद होगा उस पर ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक आपको आगामी एसीपी या एमएसीपी वो नहीं मिलेगी। और फिर प्रमोशन होने और ज्वाइन करने से फॉरगो से 3 वर्ष या अधिक समय बाद नई डीपीसी में आपका रिक्त पद पर चयन होने की तिथि तक जितने वर्ष, महीने और दिन फॉरगो की स्थिति में रहता है, वो अवधि जोड़कर एमएसीपी मिलेगी। यानी 9-18 की जगह आपको बाद में मिलेगी। इसमें जैसे एक और भी उदाहरण भी दिया हुआ, मैं आपको उदाहरण से भी क्लियर करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वित्त विभाग के 6 अक्टूबर 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार 1/4/2023 से अधीनस्थ सेवा और राज्य सेवा सभी को 9-18-27 वर्ष पे पदोन्नति का लाभ यानी एमएससीपी का लाभ मिलना शुरू हुआ है। पहले जो था अधीनस्थ सेवा वाले थे उनको 9-18-27 था, जबकि राज्य सेवा लेक्चरर और जो भी प्रिंसिपल वगैरह उनको 10, 20 और 30 का जो फायदा मिलता था एसीपी का, वो अब सभी के लिए 9-18-27 कर दिया गया। तो ये तो अच्छा बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन अब इसमें डिले कैसे होगा? जैसे उदाहरण के स्वरूप 3 वर्ष बाद प्रमोशन मिलने और ज्वाइन करने की स्थिति में जो 1/4/2023 को या इसके बाद मिलने वाला एसीपी है, वो जैसे 23 के बाद में अगर जो एसीपी मिलने वाली थी वो 9 वर्षीय एसीपी 9+3 यानी 3 साल उसने अगर फॉरगो कर दिया है, तो उनकी एसीपी 9+3 यानी 12 साल में बाद में आएगी। और जो 18 वर्षीय एमएसीपी है वो 18+3 यानी उसमें 3 साल और जुड़ जाएंगे। आपकी जो एसीपी है, आगे वाली जो एमएसीपी है, वो आपके 3-3 साल, वो जितना भी आपका प्रमोशन जो आपका जो गैप होगा, जितनी आपकी अवधि जो फॉरगो की अवधि होगी, जब आप दूसरी अगले पोस्ट के लिए पात्र हो जाएंगे, तब तक की अवधि के लिए आपका वो गैप है वो आपके आगे आता रहेगा। यानी आपको 18 साल वाली एसीपी 21 साल में मिलेगी, 27 साल वाली एसीपी आपको 3+ जोड़ करके 30 साल पे मिलेगी। आपको 3 वर्ष तक है वो आपको जो भी वित्तीय लाभ वगैरह है वो नहीं मिल पाएगा। तो ये एक नुकसान है। इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि 1/4/2023 से पूर्व अधीनस्थ सेवा के अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक और समकक्ष पदों पर रहते हुए प्रमोशन फॉरगो करने के बाद पुनः प्रमोशन पर ज्वाइन करने की स्थिति में 9 वर्षीय एसीपी, सीधी सी बात है कि 9+3 फॉरगो की जो अवधि अगर मान लो 3 साल की है, तो वो 12वें साल में मिलेगी, 18 साल की 21वें साल में, और 27 वर्षीय एसीपी वो 30वें में मिलती है। और व्याख्याता ज्वाइन करने पर एसीपी 9-18-27 नहीं, अभी जैसे जो नियम था कि 10-20-30 पे मिलता है, और ये गणना 10-20-30 गणना रिक्ति के विरुद्ध चयन तिथि से या डीपीसी होने की पोस्टिंग आदेश जो भी होगा, जिस तारीख को आपकी डीपीसी का आदेश जारी होते हैं, या चयन वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च जो भी पहले होगा उससे लागू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर आप फॉरगो करते हैं तो आपकी आगामी जो डीपीसी है, अगर आप जैसे मान लो 9 साल की सर्विस होगी, आपको एमएसीपी मिल गई, तो उसमें तो बेनिफिट आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपकी जो आगामी डीपीसी जो 18 साल वाली होगी वो डिले हो जाएगी, जितना भी आपका जो गैप होगा उसके अनुसार। और भी इसमें इम्पोर्टेंट बात है, तो ये आप एक बार और अच्छी तरह से देख लें। मैं आपको ये पूरा लेटर है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके संबंध में मैंने एक वित्त विभाग का जो भी आदेश था उसके बारे में भी यहाँ ये आप देखेंगे, तो ये क्लियर कर दूँ कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग ये 23 अक्टूबर 2024 का आदेश है। और इसमें भी है कि जैसे इसमें लिखा होगा, इफ़ ए रेगुलर प्रमोशन हैज़ बिन ऑफर्ड, यानी किसी कर्मचारी को रेगुलर प्रमोशन ओपन किया गया बट वाज रिफ्यूज बाय द एम्प्लॉय, यानी लेकिन एम्प्लॉय ने उसको मना कर दिया, यानी कुल मिलाकर उसने फॉरगो कर दिया। तो उसके संबंध में क्या है, जैसे इसमें है कि पदोन्नति प्रत्याग किए जाने पर एसीपी एमएसीपी के में वित्तीय उन्नयन कितनी अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए, यानी जो एसीपी कितनी डिले हो जाएगी उसके संबंध में मार्गदर्शन था। तो इसमें एक क्लियर लिखा हुआ है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक को प्रथम जिस रिक्ति से दिनांक से पदोन्नति प्रदान की गई है और कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है, उससे कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार करने की मध्य की अवधि, यानी जिस तारीख को इनकी प्रमोशन हुआ है और जिस तारीख को वो आगे वाले पद पे ज्वाइन करते हैं उसके यानी डिले करने के बाद में नेक्स्ट जो भी डीपीसी वगैरह होगी उसमें जितना भी गैप होगा, क्योंकि वैसे ही 2 वर्ष तो वित्तीय वर्ष तो उनको पदोन्नति के लिए वो पात्र नहीं होगा, उसके अलावा जब भी डीपीसी होगी तो उसमें कुछ गैप होगा, तो उसके बराबर अवधि के लिए आगामी वित्तीय न्याय वो स्थगित रखा जाएगा। और ऐसे कार्मिक को उक्त स्थगित रखे गए वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ है
पदोन्नति पुनः स्वीकार कर कार्य ग्रहण करने की तिथि अथवा वित्तीय उन्नयन की अवधि समाप्त होने पर पुनः पात्रता की तिथि जो भी बाद में होगा उससे देय होगा। कुल मिलाकर के अगर आप फोरगो करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल और उससे ज़्यादा का ही नुकसान होगा। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि किसी कार्मिक की वित्तीय उन्नयन की देयता यानी उनका जो भी एसीपी है वो 12/12/2020 को है, मान लो उनको 2020 को 12वें महीने में एसीपी मिलनी थी और इस कार्मिक की वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1/4/2019 की रिक्ति के विरुद्ध में पदोन्नति की जाती है। यानी उनको 2019 में इनका प्रमोशन हो गया और ये कार्मिक है पदोन्नति का परित्याग करते हैं तो क्या होगा, तो इस कार्मिक को पुनः पदोन्नति वर्ष यानी मान लो इसने फोरगो कर दिया तो 19-20 में इनकी पदोन्नति हुई है तो जिसके बाद में 22-23 में वो पात्र होगा क्योंकि 20-21 और 21-22 2 साल इनको बेनिफिट यानी डीपीसी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा तो पुनः पदोन्नति उनका होगा 22-23 में होगा। यानी 19-20 में उनका प्रमोशन हुआ लेकिन उन्होंने फोरगो कर दिया तो आगामी 2 वर्ष यानी 21-22 और 22-23 19-20 है तो 20-21 और 21-22 2 वर्ष तक पात्र नहीं होंगे, फिर पात्र होंगे वो 22-23 में और 22-23 में वो 1/4/2000 की रिक्ति के विरुद्ध दी जाएगी तो कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार करने पर अब मान लो जैसे वो 10/5/2024 को कार्य ग्रहण करता है तो उसका जो वित्तीय उन्नयन है वो 12/12/2023 को देय होगा। नियमानुसार जो भी जैसे उनकी वित्तीय था वो 2020 में देय होना था 12/12/2020 को, लेकिन वो 2 साल पदोन्नति का प्रत्याग करता है तो 2 साल तक तो उनकी पदोन्नति होगी नहीं, फिर वापस 22-23 में इनकी पदोन्नति होती है और मान लो मार्च महीने में इनको मार्च 22 में इनकी पदोन्नति होती है तो भी इनको जो बेनिफिट है वो 10/5/24 को कार्य ग्रहण करता है तो उनका वित्तीय जो है 12/12/23 को नहीं होगा। यानी जैसे उनका वित्तीय उन्नयन है 12/12/23 को दिया होगा लेकिन कार्मिक यानी नियमानुसार तो 12/12/23 को इनके पूरे हो जाते हैं लेकिन कार्मिक द्वारा जो पदोन्नति का कार्यक्रम 10/5/24 को किया गया है तो 10/5/24 को अगर कार्यग्रहण किया तो उनको वास्तविक लाभ भी वो 10/5/24 से दिया जाएगा। यानी कि इनको जो लाभ मिलना था यहाँ आप देखेंगे तो जो लाभ 20 को मिलना था 12/12/20 को मिलना था वो 12/12/20 की जगह आपके 10/5/24 को मिल जाएगा, यानी कम से कम 3 साल का इनके डिले हो जाएगा। ये भी आदेश मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा तो आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया कि आप अगर फोरगो करते हैं और आपके अगर एसीपी वगैरह पहले लग चुकी है और आप उसके बाद में आपका प्रमोशन हो रहा है तब तो पुरानी मालिक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आगामी एसीपी होगी उसमें निश्चित रूप से आपकी एसीपी है वो डिले होगी और भी काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स है तो आप अच्छी तरह से देख लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताने का प्रयास किया है। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो इसको लाइक करें। इस संबंध में और भी अगर आपकी क्वेरी है तो मैं आगे प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।